सरदार अख्तर मेंगल इस वक्त आइन का सहारा लेकर दुनिया को धोखा देने की कोशिश दहशतगर्दों के हक में आवाज़ उठाना आइनी हक नहीं और शहदा के लिए खामोशी मेरे ख्याल में एक बुज़दिली तस्वर किया जाता है। क्या वो आज इस अमल से नहीं गुजर रहे? लीग मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा इन्हें इज़्ज़त, एहतराम और सियासी वक़ार दिया, मगर अख्तर जान ने हर बार इस एहसान का जवाब साजिश, इल्ज़ाम तराशी के ज़रिए ही मुस्लिम लीग को वापस किया। आज अख्तर मेंगल साहब जिन्होंने वज़ारत आला के लिए नवाज शरीफ की गाड़ी तक ड्राइव किया, अपने लिए एजाज़ समझा, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बलूचिस्तान के अवाम को हक़ाइक़ से आगाह करना चाहते हैं, जो हमारा कौमी और इखलाकी और सियासी फ़र्ज़ है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल की हालिया जो उनके बयानात में ये साबित किया है कि वो न सिर्फ देखा जाए तो एहसान फरामोशी जो है मेरे लिहाज से वो कर रहे हैं, बल्कि ज़ाती मुफादात की सियासत को अवामी फलाह पर तरजीह देने वाले खुद गर्ज जिस तरह शख्स होता है उसके तहत वो एक अमल कर रहे हैं। आज जिस तरह हमने देखा कि कायद मुस्लिम लीग मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा इन्हें इज़्ज़त, एहतराम और सियासी वक़ार दिया, इनके साथ शफ़क़त, रवादारी, मोहब्बत का मुज़ाहरा किया, मगर अख्तर जान ने हर बार इस एहसान का जवाब साजिश, इल्ज़ाम तराशी के ज़रिए ही मुस्लिम लीग को वापस किया। आज अख्तर मेंगल साहब जिन्होंने वज़ारत आला के लिए नवाज शरीफ की गाड़ी तक ड्राइव किया, अपने लिए एजाज़ समझा, आज वही शख्सियत आज बुखलाहट में इन्हीं नवाज शरीफ पे तनकीद के तीर बरसा रहा है, जिन्होंने हमेशा सियासी वक़ार उन्हें बख्शा। क्या ये एहसान फरामोशी नहीं? क्या ये दोगलापन नहीं? एक तरफ वो धरनों और एहतजाज के ज़रिए सूबे के अवाम की ज़िंदगी को अजीरन बना रहे हैं, सड़कें बंद करके, अस्पतालों के रास्ते रोक कर अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं के करीबी रहनुमा पस पर्दा राब्ते भी कर रहे हैं हर लेवल के, और लीगी क़यादत के साथ भी और हुकूमत बलूचिस्तान के साथ भी, जो यहाँ पर हमारे दूसरे जो सियासी अकबरीन हैं जो अपने असम्बलियों में मौजूद हैं, उनके साथ भी उनके राब्ते हैं कि किसी तरीके से कोई रास्ता निकले, कि उनको कोई एग्जिस्ट का तरीक़ेकार निकले। क्या ये सवाल करते हैं कि अख्तर मेंगल दहशत गर्दों के बावन के लिए आवाज़ उठाते हैं? कितने यहाँ पर बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया, कभी उन्होंने किसी के ख़िलाफ़ उस हवाले से आवाज़ उठाया? मगर आज तक किसी बेगुनाह मज़दूर, किसी मासूम शहरी के कत्ल पर इनके मुंह से मज़म्मत का अल्फाज हमने तो आज तक नहीं सुना। क्या ये दौरा म्यार नहीं? क्या ये दहशत गर्दों के हक़ में आवाज़ उठाना आइनी हक नहीं और शहदा के लिए खामोशी मेरे ख्याल में एक बुज़दिली तस्वर किया जाता है? क्या वो आज इस अमल से नहीं गुजर रहे हैं? सरदार अख्तर मेंगल इस वक्त आइन का सहारा लेकर दुनिया को धोखा देने की कोशिशें कर रहे हैं कि इनका एहतजाज कानूनी है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि यही आइन रियासत से गैर मशरूत वफ़ादारी का भी तकाजा करता है। रियासत पाकिस्तान ने इन्हें इज़्ज़त, मकाम और सियासत में जो जगह दी, आज वही रियासत उनके जहर आलूदा बयानी का निशाना बन रही है। बलूचिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, नफ़रत की सियासत दम तोड़ चुकी है। सरदार अख्तर मेंगल और इनकी जमात आज एक यूनियन काउंसिल की सियासत में सिमट कर रह गई है। उसकी भी वजूहत है, उसकी ये वजूहत है, आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब जाम साहब की हुकूमत थी, आखिर में जिस तरह जाम साहब को हटाया गया, उसमें सरदार साहब का और PNP मेंगल का एक बहुत बड़ा रोल था, और वो साल डेढ़ साल भी इन्हीं की हुकूमत थी, और यही हुक्मरान सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज थे उस वक़्त। कुद्दूस पिजंजो साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, आप सबको पता है कि उन्होंने वो एक डेढ़ साल सोकर गुजारा। ये हुकूमत जितनी थी
تو سردار اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں چلتی رہی. کیا سردار صاحب اس چیز کا جواب دیں گے کہ اس 1.5 سال میں انہوں نے کون سی ترقی اس صوبے بلوچستان میں کی؟ کیا وہ بتائیں گے کہ انہوں نے ورلڈ میں کون سی ترقی کی؟ ہمیں تو کوئی بھی ترقی وہاں پر نظر نہیں آیا. تو اسی کے جواب میں جو حالیہ الیکشن ہوئے تو عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا. آج یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک یونین کونسل تک محدود ہوا تو اپنی عمل کی وجہ سے، اپنے سیاسی طور پہ جتنے بھی بینیفٹ تھے اپنے ذات کے لیے لیکن بلوچستان کے عوام کے لیے انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی کوشش نہیں کی. تو اس کے عمل میں آپ آج 1 سیٹ تک محدود ہو گئے. تو ہم مسلم لیگ کے کارکن، عوام کے نمائندے اور جمہوریت کے علمدار ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر اس شخص اور جماعت کے خلاف کھڑے ہیں جو ریاست، عوام اور آئین کے دشمنوں کا ساتھ دے. ہم بلوچستان کی ترقی، امن اور خوشحالی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں بلوچستان کو، نہ کہ کسی شخص کی خود غرض سیاست کی بھینٹ چڑھتا ہوا. سردار اختر مینگل کو مطلبہ کرتے ہیں کہ وہ اب مزید عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے. ان کی اصلیت کھل چکی ہے اور ان کا سیاسی مستقبل تاریخ کا ایک عبرتناک باب بننے والا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ آباد. اچھا سر، آپ حکومت میں ہیں اور حکومت کے جو اراکین ہوتے ہیں وہ صبر سے کام لیتے ہیں. دھرنا جاری ہے، انہوں نے الزام تراشی کی ہے، تو آپ لوگ طرف سے الزام تراشی کیا یہ درست ہے؟ آپ لوگ کو دھرنا ختم کرنے کے لیے ہر کردار ادا کرنا چاہیے. دوسری طرف جو بھی مطالبات حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو منظور کرے یا کسی نہ کسی طریقے دھرنا وغیرہ ختم کرے. دوسری بات سے بات کی، ان کو یہی کہا کہ جی ان چیزوں کو پولیٹکلی دیکھیں. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب جیسا شخص جو بڑا ہی اس بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اور کئی دفعہ MP رہے ہیں، ان کے والد صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں، آج وہ ایک ضد پر آ کر رک گئے. ضد پر تو چیزیں نہیں چلتی ہیں. وہاں پر بھی ان کا یہی ضد تھا کہ جی یہ چیز ہوگی تو ہم پھر آگے جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ ابھی تک معاملات ڈیڈ لاک میں ہے کہ وہ پولیٹکلی انداز میں چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ضد پہ کھڑے ہیں. ابھی ضد پہ تو گورنمنٹ کسی کی بھی بات نہیں مانے گی. اگر ضد ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی ذمہ داری ہے. وہ اس نے اپنے یہاں پر امن و امان قائم کرنا ہے. لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے وہ ٹھیک کرنا ہے. آپ دیکھیں جس طرح وہ روڈوں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ سفر کر رہے ہیں بلوچستان سے. آپ کا نصیر آباد کی طرف، اس کے بعد سندھ کی طرف جاتے ہیں، اس طرف آپ کا خوزدار کراچی کی طرف جاتے ہیں، سارے راستے اس طرح. یہ کون سی جو ہے آپ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی؟ یہ خدمت تو نہیں ہے، الٹا آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالا. تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ چیزوں کو پولیٹکلی انداز سے دیکھیں. گورنمنٹ پولیٹکلی ڈائلاگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. آج بھی تیار ہے، کل بھی تیار ہے، ابھی بھی تیار ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ PLP کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ میڈم رائلہ دورانی اور میڈم وزارہ گولا آئی وہ اپنی ذاتی حیثیت سے آئی، لیکن جب گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خواتین اراکین اسمبلی میڈ لے کے گئے، تو اصل صورتحال یہاں پہ کیا بنتی؟ میڈم خود کریے. میڈم اس پہ خود زیادہ بات کرے گی. میں یہ ضرور کہوں گا میڈ کوئی نہیں لے کر گئے، ہماری خواتین تھی، کیونکہ ہمارے سسٹم کے اندر، بلوچ روایت کے اندر خواتین کا ایک بڑا احترام ہے، بڑا عزت ہے. تو ہماری بہنیں بھی اس سلسلے میں وہاں پر گئیں. تو مزید کیا بات چیت ہوئی، میڈم سے کیا رسپانس تھا، وہ میڈم خود آپ کو بتائیں. کنٹینر لگائے سڑکوں پر، خندقیں کھولی جس سے سڑکیں بلاک ہو گئی، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون کراچی میں بھی گرفتار ہوئی تھی، 3 دن کے بعد MPO وزیر اعلیٰ سندھ نے واپس لے کے خاتون کو رہا کر دیا. تو آپ لوگوں کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ 3 جو واپس نہیں رہ سکتے، اور آپ کے اختیارات کیوں نے سوال اٹھایا؟ دیکھیں جی، سندھ کا اپنا ایک ایشو ہے، وہاں کے اپنے معاملات ہیں، وہاں اس کے اپنا لان آرڈر کے سلسلے ہوں گے، وہ اس تحت دیکھ رہے ہیں. یہاں پر جس طریقے کا رویہ رکھا گیا وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہاں پر جس طرح ٹرین پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد جو یہاں پر لاشیں آئیں، یہ میرے خیال میں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے. جب اس طرح کا عمل ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح رہائی ملے گی. یہ ابھی ڈیسائیڈ کورٹ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ کنٹینرز کی بات کی آپ نے، دیکھیں ایک
बहुत बड़ा एक कारवान अगर इस शहर के अंदर आए। पहले हमने देखा कि डॉक्टर मारंग यहाँ पर बैठी रही तो इस शहर का किस तरह हालत था, किस तरह इस शहर को मफलूज किया गया। सरदार साहब को तो गवर्नमेंट ने ऑफ़र भी दी, मेरे ख्याल में वो एक स्टेडियम था कि आप वहाँ तक आ जाएं तो हम आपको सिक्योरिटी भी मेरे ख्याल में देंगे, हर हवाले से हम आपका वहाँ पर ख्याल भी रखेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना। वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आकर पूरे जब वो यहाँ पर आते मैं समझता कि शहर का सिचुएशन भी ख़राब होता। जो आज कल के हालात चल रहे हैं आप लोगों के सामने हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब होती। तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि इन सब को देखना, इन चीज़ों को ठीक करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है और मैं फिर ये कहूँगा कि इनका वहाँ पर ज़्यादा बैठना बड़ा गैर मुनासिब है। हम आज भी इस फोरम पे इस फोरम पे ये कहेंगे कि वो मेहरबानी करके पॉलिटिकल लिहाज से गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करें। डायलॉग कर हम तैयार हैं और हम हर उसकी जो जायज़ मुतालबा होगा, जायज़ बात होगी, जो गवर्नमेंट की तरफ से मानने वाली होगी, तो मुस्लिम लीग नून भी इंश्योर कराती है कि वो इंशाअल्लाह ताला हम उस बात को मानेंगे। उस पर हम चाहते हैं कि इस सूबे के जिस तरह के मामलात हैं अब इनको भी ये देखना होगा। ये देखें, इनका मैं फिर कहता हूँ 1000 इख्तिलाफ़ात के बावजूद इस सूबे के अंदर इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं सिर्फ BNP मैंगल नहीं, बाकी भी जितने पार्टीज़ हैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि आकर मिलकर बैठना चाहिए। अब हमें इस सूबे को इस तरह नहीं हम आगे ले जा सकते हैं। हमने अभी डिसाइड करना है सब ने मिलकर कि इस सूबे को किस तरह आगे ले जाया जाए। तो मेरे ख्याल में अब इसकी अशद ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके, जितने अकाबरीन हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, तो सबको बैठकर इस मसले का हल निकालना। सर साहब एक बात कहें कि लगता ऐसा है कि गवर्नमेंट के अंदर भी भाव पैदा किया जा रहा है। मैडम कहीं तो ये था कि तासुब की जी चुके ये हुकूमत में हैं तो हुकूमत की तरफ से गई हैं, लेकिन ये अपनी ज़ाती हैसियत से गई। चेयरमैन सेनेट भी गए हैं तो लोग यही समझ रहे थे कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से गए हैं, जबकि सरदार अख्तर का ये कहना है कि वो ज़ाती हैसियत है। लगता है कि गवर्नमेंट में भी गलत गाइड किया जा रहा है और वहाँ भी सही बात नहीं पहुँचाई जा रही। देखें, मुझे भी सरदार साहब की तरफ से पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का पहले दिन से ही कोशिश था कि इसको पॉलिटिकली अंदाज से हम डील करें। तो उसी के नतीजे में हमारे बहुत सारे वुज़रा गए, हमारी फीमेल मिनिस्टर साहिबा गई, इवन के डिप्टी हमारे स्पीकर साहिबा गई, ये सब ज़हूर बुलेदी साहब गए, उसके साथ मेरे ख्याल में शोएब नौशरवानी साहब थे, बख्त काकर साहब थे, बहुत सारे लोग गए। हमारा तो पहले दिन से ही कोशिश था कि इस मामले को, इस इशू को डायलॉग के ज़रिए हम हल करें, जो सरदार अख्तर मैंगल के जायज़ मामलात हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह आप कह रहे हैं तो वो तो अभी सरदार साहब ख़ुद ही अपने अंदर अपने लोगों में तलाश करें कि कौन गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट आज भी इसको स्मूथली इसका हल निकालना चाहिए। सर क्या सूबाई हुकूमत के साथ इसका वो इख्तियार रखता है, जैसे सरदार अख्तर मैंगल ने कहा कि लोग हमारे पास मुज़ाकरात के लिए आए, वो बेख्तियार लोग हैं, बाइख्तियार लोग नहीं है? देखें, जो वो मैं आपको ये बताऊं, हमारे जितने भी गुजरा गए वो सारे बाख्तियार हैं। अब जिस तरह का उनका डिमांड है, अगर उसका डिमांड पूरा नहीं होता है तो वो कहते हैं कि ये बेख्तियार है। बात ये है, तो मैंने पहले कहा कि जो जायज़ मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हैं सब बाख्तियार हैं। आप वो भी बता दें, मीडिया तमाम मौजूद है, उनके नाजायज़ मुतालबात कौन से हैं जिसमें मुज़ाकरात नहीं हो सकते? आप देखें ना, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है जो इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, वो चाह रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।